नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में एडिटोरिया वॉल्यूम 1 बिहार दुर्गा प्रीलिम्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें कुल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। तो आइए सेट नंबर 1 को देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पहले भी हम लोग कई सेशन कर चुके हैं बिहार दुर्गा पर। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर यूट्यूब पर जरूर देख लें। अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पर जरूर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प पढ़ते हैं। पहला विकल्प है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों हाँ, ये पहला विकल्प सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर इसके कुछ फैक्टरों की दोस्तों बात की जाए तो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के द्वारा ही किया गया था। और इसके अलावा गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि खेती करते थे। अगर इसकी पशुपालन की बात की जाए तो पशुपालन हुआ भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि पशुओं के भी पालन किया करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये दोस्तों क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ये क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसका आंसर यही सही था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल हैं। जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है। दोस्तों जैन धर्म के 3 रत्न की बात की जाए तो इसमें थी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो यही इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? दोस्तों पलिक्षतादम जो था, यही इसको कहा जाता है। अगर इसे कुछ फैक्टरों की दोस्तों बात की जाए तो गैर ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को दोस्तों वेलाई बगाई कहा जाता था। गैर ब्राह्मण को जो दान में दी गई भूमि था, इसका वेलन बगाई कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों स्कूल विद्यालय की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था। स्कूल कॉलेजों को जो दान में दी गई भूमि को, इसको शाला भोग कहा जाता था। और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मादे कहा जाता था इसको। तो इसका हम लोग चारों विकल्प को दोस्तों देख लिए हैं। तो इसका विकल्प क्या है? बी सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा में इसका उल्लेख किया गया है। जो इसका 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में इसकी रचना की गई थी। और हिंदी में अनुवाद करने का फर्क दोस्तों इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। इसका हिंदी में अनुवाद करने का फर्क इसको प्राप्त है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में सब हुआ था। अगर इसे कुछ मुख्य फैक्टों की बात की जाए दोस्तों, और इसका अगर इसकी वजन की बातों की जाए रुपया के, तो ये 178 ग्राम का ये मुद्रा होता था, जो क्या चीज का होता है? चांदी की हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी सही है, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? दोस्तों औरंगजेब था, इसी केस में ये सब प्रारंभ हुआ था। अगर इसे कुछ फैक्टों की दोस्तों बात की जाए तो ये 1656 ईस्वी में 1656 में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगल क्षेत्र पर जो थे आक्रमण किया। लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। और 1665 में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई थी, जयसिंह के द्वारा हुआ था। वही आगे चलकर 1680 से 1607 तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चलता रह गया था दोस्तों। ये सब इससे कुछ मुख्य पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन जो था, इसी को ये कहा जाता था। अगर दोस्तों इसके कार्यकाल की दोस्तों बात की जाए तो लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। इसके समय में ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी और तब से लेकर अब तक दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष पर क्या होती है, जनगणना करवाई जाती है। इसका ये मुख्य पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय दोस्तों हुआ था 1856 में हुआ था। 1856 में हुआ था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगर दोस्तों बात की जैसे कुछ फैक्टों को, तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने ऑस्ट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का राजा दोस्तों थे वाजिद अली था। वाजिद अली शाह था वहाँ का शासक था। वाजिद अली शाह यहाँ क्या था, शासक था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये तो फुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, यही इसके क्या थे, विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इसे कुछ बातों की दोस्तों फैक्टों की बात की जाए तो ये 20 जुलाई 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में इसको मनाया गया था दोस्तों, शोक दिवस के रूप में इस दिन मनाया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? किस व्यक्ति ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो दोस्तों किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और अगर कुछ फैक्टों की दोस्तों बात की जाए तो ये 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। इसका ये मुक्त कथन था सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। 1873 ईस्वी में की गई थी। अगर इसको कुछ फैक्टों की बात की जाए तो महादेव गोविंद नर्मदे ये इसके द्वारा किया गया था 1867 में। फुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1870 में। अगर इसे कुछ फैक्टों की बात की जाए दोस्तों, सत्यशोधक समाज ये दोस्तों इसके थे, कौन थे? ये ज्योतिबा फुले थे 1877 में। प्रार्थना समाज जो हुआ था 1867 में हुआ था, 1867 में केशव चंद्र सेन के द्वारा। और आर्य समाज की दोस्तों बात की जाए तो ये 1875 में हुआ था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगर तत्वबोधिनी समाज की दोस्तों बात की जाए तो ये 1839 में इसकी स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? दोस्तों इब्राहिम शाह सरकी जो थे, इसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगर इसका कुछ फैक्टों की दोस्तों बात की जाए, ये 1408 ईस्वी में सरकी शासक इब्राहिम लोदी के द्वारा किया गया था। 1408 में इसका निर्माण किया गया था। और ये मस्जिद था अटला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटला देवी के मंदिर को तोड़कर इसको बनाया गया था। अटला देवी मंदिर को तोड़कर इसको बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर का उपज कितना भाग था? अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना था? तो दोस्तों कितना था? 1/2 इसका हाफ था। अगर कुछ फैक्टों की बातों की जाए, अलाउद्दीन ने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 रखा था। खम्स में सुल्तान के 1/4 से बढ़ाकर
3/4 कर लिया था। इसका ये मुख्य पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की क्या चीज़ की समानता का वचन देता है दोस्तों? तो ये प्रतिष्ठा और अवसर की क्या देती है? वचन देता है, समानता ये देता है। इससे कुछ बातों की जाए तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी प्रदान करता है। ये इसका मुख्य पॉइंट था, मुख्य इसका कथन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? ये दोस्तों किसने दी? ये स्वर्ण सिंह समिति थे, इसी ने इसका सुझाव दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह समिति प्रस्तुति 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 के को अनुच्छेद 51 को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य, दोस्तों 10 मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया। तत्पश्चात इसको 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना को जोड़ा गया था। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ये तो राष्ट्रपति के पास होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर दोस्तों कुछ फैक्टों की बातों की जाए तो अनुसूचित जनजाति संरक्षण के लिए क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 के 1 में किया गया है तथा 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को यह सब प्राप्त है। 5वीं अनुसूची के तहत दोस्तों ये क्या है? राष्ट्रपति को यह सब क्या है? प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 के 2 में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसके प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची में वर्णित है। और ये दोस्तों अगर बात की जाए कहाँ का, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों में ये सब क्या है? संबंधित ये सब है। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल होते हैं? दोस्तों ग्राम सभा की दोस्तों बात की जाए तो ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में क्या हो दोस्तों? दर्ज हो, वही लोग इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या में सीमित है? दोस्तों कौन सा सीमित है? ये 51वां संशोधन जो है, 51वां यही ये इसमें सीमित है, इसमें सम्मिलित किया गया। अगर दोस्तों कुछ बात की जाए तो ये संशोधन जो थे ये 2003 में किया गया था। 91वां संविधान संशोधन राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदनों की संख्या 15% करने की व्यवस्था इसमें की गई है। 15% इसमें करने की व्यवस्था की गई है। और इसी संविधान का संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्ति करने का भी अधिकार इसी में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? दोस्तों नीति आयोग था, यही एक संवैधानिक संस्था नहीं था। अगर इसकी दोस्तों बात की जाए तो ये 1 जनवरी 2015 में इसको बनाया गया था। और दोस्तों बात की जाए तो ये योजना आयोग के नाम पर इसको नीति आयोग इसको बनाया गया था। अगर योजना आयोग की दोस्तों बात की जाती 1950 में इसको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति दोस्तों कौन थे? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये। अगर इसको कुछ फैक्टों की बात की जाए तो ये दोस्तों 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय में कार्यपालिका परिषद का प्रधानाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? भारतीय संविधान की अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान दोस्तों किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा।
तो बोल रहा है किस में किया गया है, तो ये दोस्तों 241 के अंतर्गत इसको किया गया है। अगर दोस्तों बात की जाए कि अनुच्छेद 231 की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय, इसमें कहा गया है 231 के अनुसार। अगर 214 की दोस्तों बात की जाए तो इसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, इसमें ये सब बात की गई है। अगर 239 की दोस्तों बात की जाए तो ये राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, राज्य क्षेत्रों का प्रशासन की दोस्तों इसमें बात की गई 239 में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है दोस्तों कौन सा होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आधिकारिकता में आते हैं? ये दोस्तों किस में आते हैं? ये मूल अधिकारों का परिवर्तन जो होते हैं इसी में ये सब आते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगर से कुछ फैक्टों की दोस्तों बात की जाए तो संविधान के भाग 3 जो है, भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा तथा अन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ये दोस्तों इसके मुख्य पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है। स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा इस देश के इस त्रिभुज के भाग नहीं है? दोस्तों बात की जाए तो ये कंबोडिया जो है यही नहीं है, बाद बाकी म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये सब क्या दोस्तों, ये सब क्या है? गोल्डन ट्रायंगल के सब भाग है जहाँ मादक द्रव्यों की तस्करी जहाँ दोस्तों की जाती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दोस्तों माना जाता है, ये 18 दिसंबर को ये प्रतिवर्ष माना जाता है। अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की दोस्तों बात की जाए तो ये 18 दिसंबर को तो मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी दिवस की दोस्तों बात की जाए, भारतीय प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को। अगर भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस की दोस्तों बात की जाती है 24 जनवरी को ये सब मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसूंग त्यौहार कहाँ दोस्तों लोकप्रिय है? ये सिक्किम में का पर्व है जो बहुत प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसकी ये त्यौहार जो है ये फसलों की कटाई के जश्न के रूप में वहाँ के भोटिया एवं लेप्चा जनजातियों के द्वारा, भोटिया एवं लेप्चा जनजाति जो है उसी के द्वारा ये सब मनाया जाता है, लेप्चा के द्वारा ये सब मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? ये तो बैडमिंटन जो है ये इसी से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अभी तक पढ़ा जाता है कि जिस ताल हो उत्तराखंड होता है, लेकिन नहीं दोस्तों कुछ अपवाद में भी होते हैं। जैसे सूरजताल ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत लड़का इसमें क्या करते हैं दोस्तों उत्तराखंड मार देते हैं, क्योंकि ताल जिसमें लगा रहता है समांतर पे उत्तराखंड ही माना जाता है। टीचर सही पढ़ाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कहाँ का ये हिमाचल प्रदेश का है। इसके अलावा दोस्तों रेणुका हुआ, रेणुका झील, रेणुका नाको झील, सब क्या है? सब हिमाचल प्रदेश का है। रेणुका, सूरजताल और नाको ये सब क्या है? हिमाचल प्रदेश का में स्थित है। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा की दोस्तों बात की जाए तो इकोसिस्टम के अनुसार हम लोग यही पढ़े हैं कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र होते हैं, जिसमें आते हैं उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय। दूसरा ऑप्शन है किसी स्थान का अजैविक घटक। ये दोनों नहीं होगा दोस्तों, आगे बढ़ते आगे विकल्प देखते हैं। और तीसरा विकल्प है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते, ये भी नहीं होगा दोस्तों। और चौथा है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन, यही दोस्तों इसका आंसर डी ही होगा, डी ही सही है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है
पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होना चाहिए? दोस्तों ये 33 लगभग 33% इसमें होना चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों बी सही है। लगभग 33% होना चाहिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों? बोल रहे हैं एपीफाइट पौधे दोस्तों होते हैं, पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर दोस्तों क्यों रहते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। दोस्तों अगर इसके बारे में बातों की जाए तो एपीफाइट पौधे वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन पोषक पदार्थों के लिए इस प्रकार निर्भर नहीं होते हैं। ये पौधे वर्षा जल, वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषक तत्व क्या होते हैं प्राप्त करते हैं। तो इनका आंसर दोस्तों क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों सी हो जाना चाहिए, यांत्रिक मदद हेतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों अगर बात की जाए सिमिलीपाल दोस्तों कहाँ है? सिमिलीपाल दोस्तों ये उड़ीसा में है। सिमिलीपाल कहाँ? ये उड़ीसा में है, इसको ध्यान रखिएगा। जिसका स्थापना की गई थी 1994 में। ये सही है, उड़ीसा, इसको लिखिए उड़ीसा लिखिएगा, उड़ीसा। तो कंचनजंगा की दोस्तों बात की जाए, कंचनजंगा की स्थापना दोस्तों 2000 ईस्वी में की गई थी, यही गलत है। और कंचनजंगा दोस्तों कहाँ? ये सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ दोस्तों? ये सिक्किम में अवस्थित है, सिक्किम में। अगर दोस्तों नोकरेक की दोस्तों बात की जाए तो ये कहाँ है? मेघालय में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में स्थित है। और पन्ना की दोस्तों बात की जाए तो पन्ना की स्थापना 2011 में की गई थी, और ये कहाँ दोस्तों? ये मध्य प्रदेश MP में है। तो इसका आंसर दोस्तों बी जो था यही कंचनजंगा, इसी के ये क्या था? गलत था। जिसका स्थापना कब था? 2000 में, लेकिन यहाँ क्या 2002 दिया गया था, यही ऑप्शन भी गलत था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट दोस्तों कौन सा है? दोस्तों केरला हाई कोर्ट जो है यही क्या है? क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला क्या है? पहला हाई कोर्ट है। अगर इसके कुछ फैक्टरों की दोस्तों बात की जाए तो केरला हाई कोर्ट का पहला हाई कोर्ट है जो अपने निर्णय को वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करता है। हाई कोर्ट की कार्यवाही को लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाई कोर्ट भी क्या है? अगर लाइव प्रसारण अगर करने वाला कोई हाई कोर्ट तो वो क्या है? गुजरात है। गुजरात में दोस्तों लाइव क्या होते हैं? प्रसारण होते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को दोस्तों जारी किया गया था? इसको तमिलनाडु सरकार ने इसको जारी किया था। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने स्वच्छता कर्मचारी और उनके परिवारों को सदस्यों के कल्याण हेतु स्वास्थ्य ऐप को दोस्तों ये जारी किया था। स्वच्छता एवं कर्मचारियों के लिए इसका उद्घाटन किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इसके ये मुख्य पॉइंट थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ किया गया? इसको फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन देखिए। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ किया गया? दोस्तों ये अमेरिका जो थे इसी के साथ इसका किया गया था। अमेरिका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों फातवां संगम युद्ध अभ्यास था। फातमा संगम युद्ध अभ्यास था जो भारत एवं अमेरिका के मध्य दिसंबर 2022 में संपन्न हुआ। यह नौसेना अभ्यास था। क्या तो दोस्तों ये क्या था? ये नौसेना अभ्यास था। ये इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? दोस्तों ये टोंगा जो है यही बना है, 187वां देश बन चुका है। अगर दोस्तों इसका बात की जाए, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दोस्तों ये का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और इसकी राजधानी दोस्तों कहाँ है? इसकी राजधानी नुकू आलोपा इसकी क्या है दोस्तों? राजधानी है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? दोस्तों इसमें F जयशंकर ने थे। इसमें प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किया गया था। और दोस्तों 12वां हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2023 में फिजी में किया गया था। 2023 में दोस्तों किया गया था।
तो 12वां ये क्या था, 12वां सम्मेलन था। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोस्तों किया था। इसका ये क्या था, पॉइंट था, मुख्य फैक्ट था इसका। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया के लिए मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था दोस्तों अगर बात की जाए तो भूकंप प्रभावित दोस्तों के लिए ये फरवरी 2023 में सीरिया, तुर्की तथा सीरिया में आए भूकंप में लगभग दोस्तों 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत सरकार ने बचाव एवं सहायता हेतु एनडीआरएफ की टीम तुर्की तथा सीरिया भेजा, जिसे दोस्तों ऑपरेशन दोस्त के नाम दिया गया। ऑपरेशन दोस्त के नाम इसका दिया गया था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है दोस्तों? अमेरिका जो है ये क्या है, प्रथम स्थान पर है। अगर भारत की दोस्तों बात की जाए तो भारत क्या है, चौथा स्थान। तो भारत क्या दोस्तों, ये चौथा स्थान पर है, चौथा स्थान पर भारत का स्थान मिला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2023 का। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है दोस्तों? अगर इसका अनुमान रखा गया है 6 से 6.8% इसका अनुमान रखा गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है दोस्तों? दूध उत्पादन की दोस्तों बात की जाए भारत में, ये भारत का पहला स्थान, विश्व में पहला स्थान भारत प्राप्त कर लिया है दूध उत्पादन में। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है दोस्तों? ये कुश्ती जो इसी के खेल से ये संबंधित है, जिसे 25 खिलाड़ियों को उनके खेल में विशिष्ट योगदान हेतु अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और सुश्री अंशु का संबंध कुश्ती खेल से ही दोस्तों है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों? इसे किसे चुना गया था? ये हेरी आउफ जो थे इसे चुना गया था। हाल ही में 65वां ग्रैमी अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार हेरी आउफ को दिया गया था। जबकि दोस्तों सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जस्ट लाइक डैट को दिया गया था। जस्ट लाइक डैट को ये सब दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक दोस्तों कौन है? ये तो प्रसिद्ध विक्ट्री सलमान रश्दी, इसी को ये सब दिया गया था। सलमान रश्दी को ये सब दिया गया था। यह पुस्तक 2023 में इसको प्रकाशित किया गया था। अगर दोस्तों इसकी और बात की जाए तो सलमान रश्दी द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तक कौन कौन थे दोस्तों? मिडनाइट चिल्ड्रेन, सैम और द सैटेनिक वर्डफेज जिसका मुख्य बुक था इसका। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था दोस्तों? इसका मुख्य थीम था क्लोज द केयर गैप था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैट्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया। स्टैट्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित दोस्तों कहाँ किया गया था? तो दोस्तों महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया था। और दोस्तों बात की जाए तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई कितने दोस्तों? 70 फुट के आसपास इसकी ऊंचाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये क्या है, प्रतिमा है स्टैट्यू ऑफ नॉलेज की। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है दोस्तों? निजी एजेंसी द्वारा रिपोर्ट 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर की दोस्तों बात की जाए तो ये नई दिल्ली को ये सब रखा गया सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सब सही सुमेलित नहीं? निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दोस्तों? अगर बात की जाए तो एक तरफ राज्य दिया हुआ, दूसरी तरफ राज्यपाल दिया हुआ। अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों बात की जाए तो इसकी राज्यपाल दोस्तों कौन है? केरी परनाइक, ये सही है। अगर दोस्तों मेघालय की बात की जाए तो मेघालय की फागू चौहान है। अगर झारखंड की दोस्तों बात की जाए झारखंड के सीपी राधाकृष्णन है। अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के दोस्तों गणेश लाल नहीं है दोस्तों, महाराष्ट्र के रमेश बेन है। महाराष्ट्र कौन है? रमेश बेन इसको बनाया है। अगर दोस्तों बिहार की बात की जाए तो बिहार के भी कौन है? तो राजेंद्र बी आर्लेकर है। राजेंद्र बी आर्लेकर इसका बिहार का नया बनाया राज्यपाल, इसको ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों। तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध दोस्तों फुटबॉलर थे, भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इनका संबंध खेल पे था। 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी था। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। और इनका बात की जाए तो इनका क्या था, खेल से संबंधित था ये। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा दोस्तों बनी है। कौन बनी है, संगीता वर्मा दोस्तों, इसको बनाया गया है। और इसकी स्थापना दोस्तों बात की जाए 2003 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। और इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 पदक होते हैं। इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने पदक दोस्तों होते हैं, 5 पदक इसमें होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों 7वें धर्म सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों भोपाल में, कहाँ, भोपाल में किया गया। यह दोस्तों 3 दिवसीय सम्मेलन था। क्या था दोस्तों, ये 3 दिवसीय सम्मेलन था जिसमें 15 से अधिक देशों ने भाग लिया था। 15 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई थी दोस्तों। हाल इसका 200वां इसका जयंती इसका मनाया गया। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म को उद्घाटन किया गया, जिसकी दोस्तों लंबाई कितना है, 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई रखी गई है। ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। दोस्तों नेपाल के नए राष्ट्रपति की बात की जाए, नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल दोस्तों बने हैं। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र बेमनाव को हराया। ये विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। दोस्तों विद्या देवी भंडारी के स्थान लेंगे रामचंद्र पौडेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में याओ संग उत्सव का उद्घाटन किया गया दोस्तों। ये किया गया, मणिपुर में इसका उद्घाटन किया गया। यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिन तक चलती है। यह उत्सव जो दोस्तों होती है होली के दिनों में 5 दिन तक चलती रहती है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। तो महाराष्ट्र सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया। पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1996 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर दोस्तों कौन बनी है। तो ये वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर दोस्तों सुरेखा यादव बनी है। इन्होंने सोलापुर से मुंबई तक ट्रेन चलाई। सोलापुर से मुंबई तक दोस्तों ये क्या चलाई, ट्रेन चलाई। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेखा यादव भी देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी है। अगला प्रश्न है, रबी फसल की बुआई की जाती है। रबी फसल की दोस्तों बुआई की जाती है। अगर रबी फसल की दोस्तों बात की जाए तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर की दोस्तों इसकी क्या होती है, बुआई की जाती है। अगर इसकी कटाई की बात की जाए तो कटाई मार्च से लेकर अप्रैल के बीच क्या होती है, इसकी कटाई की जाती है। अगर दोस्तों खरीफ की बात की जाए, खरीफ फसल की दोस्तों बात की जाए तो ये जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। और दोस्तों काटने की बारी आए तो सितंबर अक्टूबर में ये क्या होती है, काट ली जाती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
जूट जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य दोस्तों कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल जो दोस्तों ये क्या है, जूट उत्पादन में ये प्रथम स्थिति है। यह जिस लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य होता है जूट। यह कपास के बाद दूसरी सर्वाधिक रेशे वाली भी फसल क्या होती है, ये इसी को मानी जाती है, जूट को ही मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? दोस्तों अगर म्यांमार की दोस्तों बात की जाए तो भारत की 4 राज्य जो होती है, पूर्वोत्तर के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है, जिसमें से सबसे लंबी सीमा की दोस्तों बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर की सीमा साझा करती किससे, ये दोस्तों म्यांमार से। अगला प्रश्न है, ये आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है दोस्तों कहाँ होती है? ये पश्चिमी विक्षोभ से ये सब होती रहती है, और यह वर्षा रबी फसल के उत्पादन में सहायक भी होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और ये दोस्तों क्या होती है, फसल के रबी फसल जो होते हैं इसमें क्या होती है, सहायक भी होते हैं। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पॉइंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कॉफ़ी पॉइंट के नाम से दोस्तों जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है? तो विश्व में दोस्तों सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ दोस्तों होता है? आप सब जानते हैं ब्राज़ील में होता है, और सेंटोस ब्राज़ील का ये कॉफ़ी बंदरगाह, सेंटोस जो हो ये कहाँ ब्राज़ील का क्या है, एक कॉफ़ी बंदरगाह है। यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात भी किया जाता है। सेंटोस से क्या होता है, कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात भी किया जाता है, इसीलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाता जाता है सेंटोस को। तो इसका आंसर दोस्तों बी ही हो जाएगा, सेंटोस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी किस हिमालय का दोस्तों भाग्य है? ये कुमायूं हिमालय जो है इसी के ये दोस्तों क्या है, ये भाग्य है कुमायूं हिमालय का। तथा यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। यह कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी भी है, दूसरी जो सबसे बड़ी चोटी है। यह हिमालय के प्रमुख चोटी कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल आदि का भी क्या है, भाग है। अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह दोस्तों क्या है, लक्षद्वीप है। दोस्तों बोल रहा है कि ये क्या चीज़ से बना हुआ है। अगर द्वीपों की दोस्तों बात की जाए तो लक्षद्वीप अरब सागर में दोस्तों स्थित, पहली बात इसको जान लीजिए कि यह एक अरब सागर में स्थित है। ये दोस्तों परवाल भीति के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगर इसके दोस्तों बात की जाए कितनी द्वीप से बनी हुई, तो ये 36 छोटे छोटे द्वीप का ये समूह है। इससे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका निर्माण किया गया, इसका स्थापित किया गया 1956 में। अगला प्रश्न है, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों दूधगंगा चेनाब की सहायक नदियां हैं। दूधगंगा जो है क्या है, चेनाब की सहायक नदियां हैं। जबकि किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। किशनगंगा जो दोस्तों क्या है, झेलम की सहायक नदियां हैं। तथा रामगंगा की क्या है, सहायक नदियां हैं। रामगंगा दोस्तों क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं रामगंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि भार की एसआई मात्रक है। भार की एफआई मात्रक है। भार की एफआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, ये न्यूटन होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सी यंत्र होती है? ये पेरिस्कोप होते हैं। क्या होती है? पेरिस्कोप होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर दोस्तों बात की जाए, कुछ बातों की जाए, पेरिस्कोप पनडुब्बियों में प्रयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए वस्तु को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई जाती है। अगर पायरोमीटर की दोस्तों बात की जाए तो ये दूर स्थित वस्तुओं को ताप ज्ञात करने में, दूर स्थित वस्तु जो होती है फिर क्या होती है, ताप ज्ञात करने में, इसकी पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ओडोमीटर की दोस्तों बात की जाए, ओडोमीटर की कि गाड़ी द्वारा चली गई दूरी की माप की जाती है। गाड़ी द्वारा चली गई दूरी की क्या होती है, माप की जाती है। अगर एनीमोमीटर की दोस्तों बात की जाए तो हवा का वेग ज्ञात करने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो
हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से क्या होगी, उसी ऊर्जा में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दोस्तों दो कण की दूरी जब बढ़ जाती है तो इनकी बोल रहे गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव जो दोस्तों ये क्या होती है, कम जाती है। इसका दूरी दोस्तों कम जाएगा। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दोस्तों ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच जो होती हैं, दो पिंडों के बीच जो होते हैं जो बल लगता है तो उनके द्रव्यमान की गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य दूरी के वर्ग की क्या होती है, वो कर्मानुपाती होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भारी कार्य दोस्तों करते हैं, किसकी ओर कार्य करते हैं, ये दोस्तों विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये कार्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। दोस्तों तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि तरंग आयाम आवृत्ति की क्या है दोस्तों, ये विशेषता होती है। तो इस प्रकार से हम लोग को देखा जाए तो इसका आंसर क्या दोस्तों, ये क्या है, क्या एक माध्यम, ये इसका क्या है, नहीं है। बाद बाकी सभी सब है, ये तीनों नहीं। तीनों तो आयाम आवृत्ति और तरंग रही है, बाद बाकी माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों दूध का दही में परिवर्तन होना, यही क्या है दोस्तों, यही रासायनिक परिवर्तन है। बाद बाकी शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का बालू में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, दोस्तों क्या ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन, ये सब भौतिक परिवर्तन है। बाद बाकी दूध का दही में परिवर्तन होना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। निम्नलिखित में से किसने परमाणु को अविभाज्यता के बारे में दोस्तों बताया था। परमाणु को अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम दोस्तों जॉन डाल्टन थे दोस्तों, इसी ने इसका सर्वप्रथम बताया था, इसका बारे में चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः द्रव अवस्था में रहता है। दोस्तों गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक दोस्तों क्या होती है, Ga होता है। प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है दोस्तों, क्या होती है, प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी क्या होती है, सफ़ेद होती है। असमानता तापमान में ये क्या होती है दोस्तों, तरल अवस्था में रहती है। इसका आंसर यही हो जाएगा, आंसर गैलियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। दोस्तों 2 और 6 ये नहीं है, बाद बाकी सभी क्या है, सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। दोस्तों किसे माना जाता है, अगर किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं दोस्तों। अब परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता दोस्तों माना जाता है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक की इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में दोस्तों क्या होते हैं। तो इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन में क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में इसकी कमी हो जाती है। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। अगर इसे कुछ फैक्टर की दोस्तों बात की जाए, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं, अपचयन या अवकरण बोलते हैं। इसको ध्यान रखें, अपचयन या अवकरण इसको कहा जाता है। जबकि अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। किसी लवण का पीएच मान यदि दोस्तों 0 हो जाए तो वह किसका दोस्तों होगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा सशक्त एसिड और कमजोर बेस का हो जाएगा। सशक्त एसिड और कमजोर बेस का हो जाएगा। इसका दोस्तों आंसर यही हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा।
अगर दोस्तों बात की जाए तो यदि किसी लवण का पीएच मान 0 से 3.5 के बीच होता है तो दोस्तों क्या होते हैं, वो परबल अम्ल होते हैं, अस्ट्रोगेफिर इसको बोल सकते हैं। और दुर्बल अम्ल की दोस्तों बात की जाए तो दुर्बल क्षार होता है, जबकि लवण का पीएच मान 10 से अधिक होता है तो दोस्तों क्या होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल दोस्तों क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में दोस्तों क्या परिवर्तन होता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ दोस्तों देते हैं, H+ देते हैं, आयन देते हैं, वो दोस्तों अम्ल कहलाते, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा जो OH- देते हैं, OH- देते हैं दोस्तों, वो क्षार कहलाते हैं। क्या दोस्तों, ये क्षार कहलाते हैं। और HCl जलीय विलयन में H+ देता है तथा NaOH जलीय विलयन में दोस्तों OH- देता है, OH में दोस्तों मेहनत देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए ये क्रम से क्या होते हैं, अम्ल तथा क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया। उस निष्क्रिय गैस का दोस्तों नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया था दोस्तों। इसका नाम दोस्तों क्या है, इसका नाम हीलियम रखा गया है दोस्तों, हीलियम इसका नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगर इसके कुछ फैक्टों की दोस्तों बात की जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य से 6 निष्क्रिय गैस होते हैं, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, ध्यान दीजिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और दोस्तों रेडोन, ये सब क्या अच्छे क्या है, ये आधुनिक आवर्त सारणी का ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। अगला प्रश्न है, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्नलिखित में से किसमें दोस्तों होता है, तो ये खाद में होता है। किसमें दोस्तों, ये खाद में होता है। अगर इससे कुछ फैक्टों की दोस्तों बातों की जाए तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधातुओं का व्यापक उपयोग उर्वरकों में पौधों के बेहतर वृद्धि के लिए, तो पौधों के जो होते हैं बेहतर वृद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बाद में किसका अगर प्रमुख दोस्तों पॉइंट को, इसका उपयोग दोस्तों शुद्ध पेट्रोलियम शुद्ध करने में, पेट्रोलियम शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है। साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। सूती कपड़ों को चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम बनाने में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, बोला कि हीमेटोलॉजी का संबंध दोस्तों किससे है। इसको ध्यान दीजिए। हीमेटोलॉजी का अध्ययन जो होता है ये रक्त से संबंधित होते हैं, जबकि दोस्तों डेंड्रोलॉजी का संबंध ये दोस्तों वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन होता है दोस्तों। और जैसे वायरोलॉजी की दोस्तों बात की जाए तो वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन होता है। और टिश्यू कल्चर की दोस्तों बात की जाए तो ये कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन इसका होता है। इस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित भीति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित भीति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पानी की कमी कोशिका के संकुचित होकर कोशिका के भीति से अलग होने की प्रक्रिया दोस्तों प्लाज्मोलिसिस या जीवद्रव्य, प्लाज्मोलिसिस या जीवद्रव्य को ध्यान रखिएगा। जीवद्रव्य कुंचन इसको कहा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, आंसर का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक दोस्तों कौन सा है। तो अगर वसा संचायक ऊतक की बात की जाए तो हमारे शरीर में वसा संचायक दोस्तों ऊतक क्या है, एडिपोज जो ऊतक इसे वसा संचायक ऊतक भी कहते हैं दोस्तों। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। ये होते हैं विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से इसका निर्माण होता है, एडिपोज का ऊतक का निर्माण होता है। वो वसा ऊतक दोस्तों दो प्रकार की होती है,
ओलर, एरी ओलर उत्तक और दोस्तों एडिपोज उत्तक, इसका ये सब एडिपोज उत्तक इसका निर्माण होता है, दो प्रकार के उत्तक का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया की अपनाने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं? विभेदन बोलते हैं। विभेदन इसको बोला जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। लगातार विभेदन की प्रक्रिया से तो क्या होती है? तो जीव शरीर की वृद्धि में क्या होती है? वृद्धि का कम होती जाती है। इस प्रकार से आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व दोस्तों कौन सा होता है? अगर बात की जाए पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में दोस्तों पाई जाती है। पादपों में जो होता है कार्बन की मात्रा दोस्तों सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि पत्तियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले दोस्तों क्या होती है? मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम ये दोस्तों की पत्तियों में पाई जाती है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दोस्तों दिया था? दोस्तों ग्रेगर मेंडल जो थे इसी ने इसका सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। अगर इसको फैक्टों की दोस्तों बात की जाए तो इसने वंशानुगत का नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इसीलिए मेंडल को ग्रेगर मेंडल को दोस्तों आधुनिक अनुवांशिकी पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है किसको? दोस्तों ग्रेगर मेंडल को। अगला प्रश्न है, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोंक निम्नलिखित में से दोस्तों किस से संबंधित है? अगर जोंक की दोस्तों बात की जाए तो जोंक जो होती है एनिलिडा संघ, जोंक एनिलिडा संघ की दोस्तों क्या है? एक जीव होती है। यह एक उभयलिंगी होती है। क्या होती है? उभयलिंगी होती है। यह बाह्य परजीवी तथा इसका शरीर लंबा चपटा एवं खंडों में विभाजित इसका होता है। किसका? जोंक का शरीर विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? दोस्तों मछली जो होती है इसमें क्या होती है? होमोडोंट तथा एक्रोडोंट। होमोडोंट तथा एक्रोडोंट इसमें एक्रोडोंट पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारियों में दांत थीकोडोंट पाए जाते हैं। इस प्रकार इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 30 प्रकार से 90 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल दोस्तों कौन सा है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं दोस्तों यही क्या है? पाचन तंत्र में बहुत सहायक होते हैं। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित भी होते रहता है। अमाशय की ऑक्सीटिक कोशिका होते हैं, ऑक्सीटिक कोशिका जो दोस्तों होती है का स्रवण भी करती है। जो टैलिन का क्या क्रिया, टैलिन जो होती है इसका क्रिया को दोस्तों क्या होती है? रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। अब यह भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को मारता है एवं एंजाइम को भोजन क्रिया के लिए उत्तेजित भी दोस्तों करता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? दोस्तों तपेदिक जो होते हैं, तपेदिक जीवाणु जनित रोग होते हैं, जबकि चेचक इन्फ्लुएंजा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वार ये सब दोस्तों क्या है? ये सब क्या है? विषाणु जनित ये सब रोग है। ये क्या है? विषाणु जनित ये सब रोग ये सब है। अगला प्रश्न है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे निम्नलिखित में से कौन था? 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका पीवी महालनोबिस इसका अध्यक्ष था इसका। अगला प्रश्न है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट
कहाँ दोस्तों स्थित है? तो ये दोस्तों हैदराबाद में, हैदराबाद तो वहाँ स्थित ये है, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक इसी जो होती है, इसी में सब इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स से यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपातिक y है तो 6x रेशियो 13y का मान क्या होगा? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि माध्य अनुपात क्या होता है। माध्य अनुपात की दोस्तों बात की जाए कि ये निकल जाएगा अंदर रूट क्या शब्द दिया हुआ है, 39 × 156 दिया हुआ। अगर इसको तोड़िएगा दोस्तों तो इसका 78 बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से तोड़िएगा, तृतीय अनुपात निकालिएगा तो इसका हो जाएगा 36 रेशियो 36 हो जाएगा इसका। बाद बाकी कितना 24 इसका नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका 54 इसका निकल जाएगा। और बोल रहा है कि दोनों को रेशियो पूछेगा दोस्तों, तो कितना इसका रेशियो हो जाएगा? 2:3 उसका हो जाएगा। आप लोग इसको आराम से हल कर लीजिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्रामों को सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? दोस्तों अगर बात की जाए तो 1 घंटे में बस की रुकने के समय दोस्तों निकाला जाए तो क्या होती है कि जितना चली गई है तो उतना 64 में से माइनस कीजिएगा, 48 को दोस्तों कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा? 16 निकल जाएगा। इसका 16 निकल जाएगा। अगर इस दूरी को तय करने में दोस्तों लगा समय निकालिएगा तो 16 बाई कितना दोस्तों हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 60 से करना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटा के लिए। तो इस प्रकार से आपका कितना दोस्तों निकल जाएगा? 15 मिनट निकल जाएगा। अतः 1 घंटे में विश्राम लिया गया दोस्तों समय कितना हो जाएगा? 15 मिनट इसका निकल जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों 15 हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 + √3 इंटू ए बराबर 2 - √3 इंटू बी बराबर 1 है तो 1/a + 1/b का दोस्तों मान क्या होगा? तो बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। कैलकुलेशन की दोस्तों बात की गई है। अगर दोस्तों 2 + √3 मल्टीपल a बराबर 2 - √3 मल्टीपल तो कितना है? b है, बराबर कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से तोड़िएगा दोस्तों। अगर 1/a का मान निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा? 2 + √3 निकल जाएगा। अगर 1/b का दोस्तों मान निकालिएगा तो 2 - √3 निकल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जोड़ दीजिएगा तो 1/a + 1/b जो जोड़िएगा तो दोस्तों कितना निकल जाएगा? इसका 4 निकल जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। जोड़िएगा तो 2 + √3 बाद बाकी 2 - √3 तो -3 कट जाएगा। बाद बाकी दो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों 4 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तीन फाजीदारों ए, बी तथा सी ने क्रमशः 40,000, 38,000 रुपया तथा 42,000 रुपया लगातार एक व्यापार आरंभ किया। इस एक वर्ष के अंत में 52,200 रुपया के कुल लाभ में एक का लाभांश ज्ञात कीजिए। दोस्तों बात कर रही है तो अगर बात की जाए कि तीनों के रेशियो का अनुपात दोस्तों दिया गया है, ए, बी तथा सी का पूंजियों का अनुपात दोस्तों देखा जाए तो 40,000, 38,000 बाद बाकी 42,000। इसका क्या है दोस्तों? ये आयु का इसका अनुपात है। अगर इसको तोड़ लीजिएगा तो 20 रेशियो 19 रेशियो इसका 21 आ गया। तो इसका अनुपात कितना आ गया? अनुपात अगर इसको तीनों को जोड़ लीजिएगा, तो अनुपात पदों का योग जोड़िएगा तो इसका कितना जाएगा? 60 आ जाएगा। और दोस्तों बोल रहा है कुल लाभांश बोल रहा है। कुल लाभांश कितना दोस्तों है? तो 55,200 इसका कुल लाभांश। अगर बोल रहा है कि एक का कितना होगा तो एक का दोस्तों कितना एक कितना है? 20 है। अब पूरा रेशियो कितना है? 60 है। तो 60 को दोस्तों 55,200 कीजिएगा तो 1,18,400 इसका निकल जाएगा। दोस्तों कितना? 18,400 इसका निकल जाएगा। तो एक का दोस्तों कितना हो जाएगा? 18,400। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है तो कुल मतों की दोस्तों संख्या क्या होगी? अगर दोस्तों माना जाए कि कुल मतों की संख्या x है, माना कि
कुल मतों संख्या दोस्तों कितना है, x है। तो प्रश्न नंबर बोल रहा है कि x का अगर 71 में दोस्तों अगर इतना पे जीत गया वो निकाल लिया, और बोल रहा है इतना ने निकाल लिया जाए दोस्तों, तो बोल रहा है कि इतना पे जीत गया वो, तब इसको दोस्तों कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो f का मान दोस्तों कितना निकल जाएगा, 756 × 100, अब बाय 42 निकलिएगा तो कितना हो जाएगा, 1800 इसका निकल जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों कितना 1800 निकल गया। तो इस प्रकार आज हम लोग दोस्तों 100 क्वेश्चन देखें। तो हम उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को नन ऑफ टॉप पढ़ाए हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।